जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लेकर अवेलेबल हैं आपके लिए PSY 100, यानी जो अभी आपका ये माइनर का एग्जाम हुआ है, जो माइनर को करिकुलर का ये पेपर है, जो साइकोलॉजी के अंतर्गत आपके लिए लिया गया है। ये 2022-23 का पेपर है। पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। और ये अभी जस्ट रिसेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टूडेंट, इस पेपर में हम इनके राइट सॉल्यूशंस को जानेंगे कि इनके सही आंसर क्या है, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सके। स्टूडेंट, जो प्रीवियस ईयर का पेपर हमने किया था PSY 100 पे, हमें बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी पैटर्न के पूछे गए थे। तो स्टूडेंट, बिना आपका समय लिए हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्मार्ट का फुल फॉर्म है, इसमें स्मार्ट जो कौन सा इसमें जो वर्ड दिया हुआ है वो अपने फुल फॉर्म को यानी उसके एग्जैक्ट मीनिंग को नहीं बता रहा है। यानी लक्ष्यों से सटे एक आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट परिवर्णी शब्द सूची में से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट, स्मार्ट में जो स्पेसिफिक होता ही है, यम से आपका मिजरेबल होता है, एट से एडजस्टमेंट होता है, लेकिन आर से जो होता है रेलिवेंट होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ रेलिवेंट ना देके यहाँ पे दिया हुआ है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड की बात नहीं है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे रेलिवेंट होना चाहिए था। आर से मतलब रेलिवेंट, और टी का तो दिया नहीं है, टी मतलब टाइम बाउंड होता है, जैसा आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा लक्ष्य प्रेरक लक्ष्य नहीं है, यानी कौन सा कि गोल सेटिंग थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, यानी अनक्लियर। जो कीपिंग गोल वोइग, जो गोल्स को वोइग रखना, यानी अंधेरे मतलब क्लियर नहीं रखना, अंधेरे में रखना, लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, इसका हो जाएगा कि लक्ष्य से गोल सेटिंग थियरी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ठीक है। प्रयोग। अगला प्रश्न आया था लक्ष्यों को निर्धारण करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल एंड चूजिंग द मीन्स बाय विच दीज गोल कैन बी अचीव्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लक्ष्यों को निर्धारण करने की प्रक्रिया है वो प्लानिंग में आता है, ठीक है। चुनने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, प्लानिंग, जिसको हिंदी में योजना, ठीक है। अगला प्रश्न आया है कि हाउ आर द एटीट्यूड फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू जो जैंक। 1968 में जो जैंक का जो ये थियरी है, उसमें कैसे इसको एटीट्यूड को कैसे वो होता है, निर्माण कैसे होता है, यानी कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉग्निटिव अप्रेजल से, ठीक है। तो एटीट्यूड जो फॉर्म होते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कॉग्निटिव अप्रेजल, ठीक है। अभिवृत्तियां संज्ञानात्मक मूल्यांकन से बनती है, यानी कॉग्निटिव अप्रेजल से बनती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है छोटे मोटे मुलायम और गोल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। जैसा कि हमने सेल्डन का वो जो थियरी पढ़ी है, तो सेल्डन के थियरी के अकॉर्डिंग जो होते हैं एंडोमॉर्फ्स। राइट आंसर हो जाएगा जो मुलायम गोल को बताते हैं वो क्या होते हैं, एंडोमॉर्फ्स होते हैं। स्टूडेंट, वो एंडोमॉर्फ्स होते हैं। जो मेसोमॉर्फ्स होते हैं, जो ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, ये स्क्वायर और मस्कुलर को दिखाते हैं। मेसोमॉर्फ्स स्क्वायर और मस्कुलर को, और एक्टोमॉर्फ्स थिन और फाइन बोन को दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर एंडोमॉर्फ्स होगा। और मेटामॉर्फ्स तो अलग चीज है, मेटामॉर्फोसिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। ये तो प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट था जिसको हमने डील किया था, और इसका राइट आंसर होता है मास्क। जो पर्सनैलिटी वर्ड जो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, मास्क, एक तरह का मुखौटा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, यानी संचार में कौन सा बैरियर नहीं है, बाधा नहीं है। तो संचार में कौन सा बाधा नहीं है, आदतें, ठीक है। इसको बैरियर नहीं समझा जाता। आदत तो व्यक्ति के अंदर आ जाता है, हैबिट्स, तो हैबिट्स जो है कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर और फिजिकल इंपेयरमेंट्स, ये सारे बैरियर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के बैरियर यानी अवरोध हैं। अगला है हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त डैश और का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें दो डैश दिया हुआ है, जबकि एक भरना चाहिए था, और का इसमें नहीं देना चाहिए था, लंबा डैश दे देना चाहिए था एक शब्द भरने के लिए। और स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस यूज डैश इन एडिशन टू वर्ड्स एंड यूज, इसका राइट गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, जो ऑप्शन बी है आपका। गेस्चर एंड यानी इशारों और शरीर की भाषा, यानी जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, शारीरिक भाषा, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया है निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल में क्या नहीं आता है, नॉन वर्बल में जो हम नहीं बोलते हैं तो वही नहीं आता है।
तो नॉन वर्बल वो होता है जिसमें हमको बोलना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो शारीरिक भाषा, ये बॉडी लैंग्वेज जाएगा आपका, नॉन वर्बल होगा। टोन ऑफ वॉइस, ये पैरालिंग्विस्ट है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये सारे हो जाएंगे। लेकिन जो टेलीपैथी है, टेलीपैथी तो वर्बल कम्युनिकेशन है। टेलीपैथी यानी फोन से जो कोई सलाह सुझाव दिया जाए तो उसको टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है। अब तो टेलीपैथी से उपचार भी होने लगता है, होता है। अगला प्रश्न आया हुआ था, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम। तो इसको, ये सब किसमें आता है? पैरा लैंग्वेज में आता है। जैसे टोन और ये सब आता है, टोन कैसा बोल रहे हैं, तेज है, तीखा है, शार्प है, श्रिल है, लाउडनेस, गेजिंग, ये सब किस में आता है? पैरा लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि आई शैल नेवर डू बिजनेस विथ यू अगेन, यानी मैं तुम्हारे साथ कभी कोई व्यापार नहीं करूंगा। ये कौन सा एटीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट है, घटक है? तो दृष्टिकोण का ये बिहेवियरल, अगर हम बात करें तो ये व्यवहार के जो बिहेवियरल है, कॉग्निटिव नहीं है, अफेक्टिव भी नहीं है, और ये इंटेंशनल कंपोनेंट है। बिहेवियर का कैसा कंपोनेंट है? अगर ऑप्शन बिहेवियर ना देके इंटेंशनल कंपोनेंट देता तो और ज्यादा सही होता। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत आता है और वो उसका इंटेंशनल कंपोनेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य के 6 W क्या है, यानी 6 Ws ऑफ स्मार्ट। तो इसमें जो 6 W स्मार्ट गोल, जैसा स्मार्ट का फुल फॉर्म पहले ही क्वेश्चन बताया था, तो इसके 6 W क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी जो लिखा हुआ है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एंड व्हाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये सी, कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा, क्यों, यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, ये सही आंसर हो जाएगा। 6 W में का ये एक W यही है। स्मार्ट में यस का, मैंने ये पहला क्वेश्चन ही आया था, स्मार्ट का यस क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो यहां से स्टूडेंट इंग्लिश यानी हिंदी में विशिष्ट, स्पेसिफिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है? तो देखिए, सक्रिय रूप से सुनने के लिए क्या है? आई कांटेक्ट होना। आई कांटेक्ट कैसे होगा? जब आप स्पीकर की तरफ देखेंगे, तो लुक एट द स्पीकर, यानी जब बोलने वाला की तरफ देखेंगे तभी तो पहला रूप से सक्रिय सुनना वही शुरू होता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि लुक एट द स्पीकर, और फिर आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आया है, आपकी खुद की क्षमताओं के भरोसे के स्तर के रूप में जाना जाता है, लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज इज नोन एज। तो देखिए, इसको सेल्फ इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेल्फ, कह रहा है कि द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज। तो इसका जो ए वाला आपका आंसर है, आत्म प्रभाविकता यानी सेल्फ इफिशियंसी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आया था कि Who among the following psychologist has tried to describe personality in term of trait, यानी पर्सनैलिटी को ट्रेट के रूप में, यानी लक्षण, जो व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G.W. एल्पोर्ट। इन्होंने विभक्त किया था, इन्होंने डिवाइड किया था। G.W. एल्पोर्ट, एल्पोर्ट का ये थियरी है। इन्होंने पर्सनैलिटी को, सॉरी, ट्रेट के रूप में, यानी जो कहते हैं व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में बांटा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग का क्या इसमें से चिन्ह है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये एक्टिव लिसनिंग है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्टिव लिसनिंग के लिए जो पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग व्हाट समवन हैज सेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दखल देना नहीं होगा, विषय बदलना नहीं होगा, चुप हो जाना भी नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग के लिए मतलब इसके लिए सबसे ज्यादा है कि पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग व्हाट समवन हैज सेड, उसको समझ जाना, उसको समझा देना, या अपने मन में बता देना कि उसका क्या मेन निचोड़ है जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है या जो स्पीकर बोल रहा है। अगला है, कह रहा है वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम कैसे पता चलता है? जिसको कहते हैं उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम। तो उसके लिए अच्छा मेंटल हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मेंटल हेल्थ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी अच्छा मानसिक से तभी हाई सेल्फ स्टीम होगा जब अच्छा मेंटल हेल्थ होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपके लिए सीधे करेक्ट आंसर्स को ज्यादातर पढ़ रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सत्य है? तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक ही से अधिक कार्य करना, ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन, और मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि समय प्रबंधन, कार्यों को पूरा करने और उनको करने के लिए योजना बनाने के बारे में। यानी टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग टू गेट टास्क डन एंड डूइंग, ठीक है, टास्क डन एंड डूइंग देम, ठीक है। तो उनको करने से और उनकी योजना बनाने से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंसीडर एंड अप्रिसिएट अदर पीपल सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम एंड फीलिंग स्टेप इन शूज। यानी ये जो कह रहा है कि जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर एंड अप्रिसिएट अदर पीपल सर्कमस्टांसेस, दूसरों की परिस्थितियों को समझने, भावनाओं को समझने और विचार करने, उनकी सराहना करने की क्षमता
को क्या कहते हैं, यानी दूसरों के जूते में जो इसको कहते हैं कदम रखना, इसको क्या है, यानी दूसरे के जूते फटे हैं या जैसे भी उस पर कदम रखना, यानी उससे सहानुभूति रखना, तो ये परानुभूति में आ जाता है, इंपैथी में इसको हम बात करते हैं। ये किसमें होता है, यानी दूसरे के शूज में पैर रखने का मतलब उसके उसकी कंडीशन को समझ जाना कि वो किस तरह है, किस तरह जी रहा है, किस हालत में, ये सारा इसमें आता है इंपैथी, यानी दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या बना के समझना, यानी दूसरे के जूते में कदम रखने के बराबर होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लिसनिंग बिहेवियर, तो किसको लिसनिंग बिहेवियर माना जाता है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी देखिए लिसनिंग बिहेवियर क्या, आंखों से संपर्क, फिर रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछना भी एक्टिव लिसनर का काम है। ठीक है, शोइंग सिंपैथी, सहानुभूति दिखाना, मतलब जो बता रहा है ये नहीं उसके लिए आप रूड हो, उसके लिए आप सिंपैथी आपके अंदर होने चाहिए कि वो जो बता रहा है मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है कि व्हाट डज डिजिटल एटिक्वेट मीन। ठीक है, डिजिटल एटिक्वेट को, ये क्वेश्चन भी पिछले बार पेपर में आया था, बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हुए हैं, तो उसको नेटिक्वेट कहते हैं। जो डिजिटल एटिक्वेट को, डिजिटल मैनर को एटिक्वेट नेटिक्वेट के नाम से जाता है। ये सेट ऑफ बेसिक रूल यू हैव टू फॉलो वाइल यूजिंग इंटरनेट, ये क्या होता है, सेट ऑफ बेसिक रूल जो आपको फॉलो करने होते हैं इंटरनेट के यूज करने में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंडिंग योर मैनर्स इन साइबर स्पेस, राइट आंसर हो जाएगा सी, साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना, साइबर स्पेस में क्या करना, अपने व्यवहार पर ध्यान देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सी है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है, तो ईमेल लिखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास उसका लंबा होना नहीं, इमोजी उमोजी का प्रयोग नहीं करना, कम से कम उसमें ग्रामर सही होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम व्याकरण और विराम चिन्हों के बारे में चिंता करें, लिस्ट बोदर अबाउट ग्रामर एंड पंचुएशन, ग्रामर और पंचुएशन अच्छा होना चाहिए, ईमेल लिखते समय लंबा होना कोई बात नहीं है। ठीक है, इमोजी तो यूज ही नहीं करना रहता है बेसिकली। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है समय प्रबंधन तकनीक में शामिल है, तो समय प्रबंधन तकनीक में क्या शामिल है, तो जो अगर कह रहा है कि टू डू की सूची जानबूझकर बनाए रखें, यानी कीप टू डू लिस्ट, ये भी करेक्ट है। मैनेज डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन से हटाकर फोकस हो जाए, ये भी सही है। और ये भी सही है कि रैंक योर टास्क, यानी अपने कार्य पे ध्यान दे रहे, प्राथमिकता दे, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो 24 का है वो आंसर डी होगा। 25वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है पैरेटो सिद्धांत 80:20 क्या है, यानी पैरेटो का 80:20 का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, पैरेटो का जो 80:20 है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 80% परिणाम केवल 20% प्रयत्न से प्राप्त होते हैं। जो 80% हमको आउटकम मिलता है वो 20% एफर्ट से ही मिल जाता है, यानी जो 80% आउटपुट है वो 20% इनपुट यानी हमारे प्रयास से मिल जाता है हमको। तो 80% रिजल्ट आर अचीव्ड ओनली बाय 20% ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यानी हम 20% अपना कोई काम में अपना एफर्ट लगा देते हैं तो आपको 80% तक अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कह रहा है ईमेल लिखते समय ऑल कैप का क्या मतलब होता है, देखिए ऑल कैप जो है वो इम्फेसिस करता है, बोल्डनेस दिखाता है कि आप इस बात पे ज्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, तो ये और इसको कंप्यूटर और कंप्यूटर और कम्युनिकेशन की भाषा में इसको साउटिंग भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यू आर साउटिंग रूडली, आप बिना मतलब का अगर हर जगह कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ईमेल लिखने में, तो उसको मतलब है कि यू आर साउटिंग रूडली, यानी आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं, यानी आप जो ईमेल है उसमें भेजने में उसमें बदतमीजी कर रहे हैं। ये इसका कोई मतलब नहीं कि हर चीज कैपिटल वही लिखना इंपॉर्टेंट है जहां पे जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगला है संचार प्रक्रिया में इनकोडिंग, यानी व्हाट इज इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इनकोडिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, इनकोडिंग वही है किसी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप जो आ जाता है सोर्स के बाद, इनकोडिंग दूसरा स्टेप है, सॉरी। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 स्टेप में इनकोडिंग जो सेकंड स्टेप है, इसका मतलब होता है कि आपको जो संदेश भेजना है उसको किसी सिंबल के रूप में, चाहे वो शब्द डायरेक्ट शब्द हो या कोई चिन्ह हो या कोई इंफॉर्मेशन, यानी उसको एक यूजिंग सिंबल टू एक्सप्रेस डेटा, यानी अपनी बातों को अपने डेटा को कहने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, चाहे वो सिंपल प्रतीक हो, हिडन प्रतीक हो या कोई स्पेसिफिक प्रतीक हो। अगला प्रश्न है, पैरा लैंग्वेज एक प्रकार का एक्शन लैंग्वेज यानी क्रिया भाषा, यानी पैरा लैंग्वेज इज काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज रेफर्स टू, तो पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, टोन, जो बोलने का लाउडनेस, टोन, वॉइस, स्पीड, हेजिटेशन, ये सारे किस में आते हैं, पैरा लैंग्वेज में आते हैं। ये किस में आता है, टोन ऑफ वॉइस, स्पीड, स्पीच एंड हेजिटेशन, ये सब पैरा लैंग्वेज के पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि विच वन कैन इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वन कैन कैसे कोई अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधार सकता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधारने के लिए सुनने के कौशल यानी लिसनिंग स्किल का डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा असहमत, मतलब किसी बात पे आप डिसएग्री है तो ओके यार ठीक है, चलो तुम डिसएग्री हो, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई मन में बैड नहीं, ये भी ठीक है, अपने रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करना सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी, राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए 29 का डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्धारक क्या है, यानी व्यक्तित्व निर्धारक क्या है, तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये भी है,
पर्सनैलिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो फिजिकल, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, वंशाक्रम, अनुभव और संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो और राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इन्वायरमेंटल से कारण से भी पर्सनैलिटी आपकी प्रभावित होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? तो इसमें जो टेलीफोन है, सेंडर होता ही है, मैसेज होता है, ये चैनल होता है, लेकिन टेलीफोन कोई इंपॉर्टेंट घटक नहीं है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अगला प्रश्न आया है, व्यक्तित्व के अनुवांशिकता संबंधी घटक निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। तो यानी जो हेरिडेटरी कंपोनेंट होते हैं पर्सनालिटी के, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो हेरिडेटरी कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स, वो बायोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं, जैविक निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व के अनुवांशिकता जो होती है वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है। अगला है, मित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपको विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप पेपर दे के आए हैं, तो चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय तस्वीर में जो दूसरे देख रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए, तस्वीर कैसी है ये भी देखना चाहिए, क्या तस्वीर आपको परेशानी में डाल दे रही है, आपकी पर्सनल पिक्चर है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, यानी उसको क्या कहते हैं? यानी जो हम जजमेंट लेते हैं अपने बारे में, उसको क्या कहा जाता है? तो जो जजमेंट हम लेते हैं उसको सेल्फ स्टीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेल्फ स्टीम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समय बर्बाद करने वाला या काम भटकाने वाला है? तो समय बर्बाद करने वाला या काम भटकाने वाला हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं कहना, यानी जो एबिलिटी टू से नो, ये भी सही है, ये होगा, ये मतलब ध्यान भटकाने वाला नहीं है। काम में लगने, काम को योजना बनाना यानी प्लानिंग करना और लग जाना, वो भी सही है। तो राइट आंसर इसमें जो भटकाने वाला है कि समय जो लगना, हमारी अवस्था के कारण दस्तावेज को खोजने में लगने वाला समय, ये समय भटकाने वाला है, ये टाइम को डिस्टर्ब करता है। यानी आपको कोई काम करना हो और कुछ ढूंढ रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ना मिले, तो आपका टाइम को खराब करता है, वो टाइम वेस्टर है। अगला प्रश्न आया है, सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक है, यानी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सही, सुनना, सीधी बात करना, इमोशनल कंट्रोल, सब, यानी ऑल ऑफ एबव, डी हो जाएगा। 36 का डी। 37वां क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टेड टेक्निक फॉर द ओवरकमिंग टाइम वेस्टर इन द वर्क इन्वायरमेंट, यानी जो अपने कार्यस्थल पे, अपने जो भी कार्य वातावरण के समय बर्बादी पर काबू पाने के लिए कौन सी सही तकनीक सुझाई गई है? तो इसका राइट आंसर भी स्टूडेंट डी हो जाएगा, यानी महत्वपूर्ण कार्यों और परियोजनाओं के लिए समय निर्धारित कर दिया, सही है। टाइम को प्लान करना, निर्णायक बनना, सामान्य कार्यों के लिए एक साथ शेड्यूल कर लेना, यानी जो एक तरह के काम है उसको एक साथ शेड्यूल कर लेना, ये सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, कि यानी ये सब सभी। तो 37 का डी हो जाएगा स्टूडेंट। 38वां क्वेश्चन जो आया हुआ था, व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषता प्रक्षेपित होती है, यानी पर्सनैलिटी ट्रेट रिफ्लेक्ट पीपुल कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें क्या दिखता है? तो इसमें चिंतन के प्रारूप भी देखते हैं, भाव भी दिखता है, व्यवहार भी दिखता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका भी आंसर डी। तो स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर डी हैं, जो ऑल ऑफ एबव रहे हैं, सारे के नहीं है, कुछ बहुत सारे के रहे। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव बृहद रूप से निर्धारित होता है, मानव व्यवहार बृहद रूप से कैसे निर्धारित होता है? तो इंटरनल फैक्टर से भी होता है और एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मानव व्यवहार जो होता है इंटरनल फैक्टर यानी हेरिडेटरी भी होता है और इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न आपका आया है, पीपुल विथ ग्रेट टेंड टू हैव इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति तो जिसके पास उच्च, तो क्या इसमें भरा जाएगा? इसमें हम फिल करेंगे स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल, जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो ऑप्शन ए है, वो क्या होता है? उसका व्यक्तित्व यानी उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो इंप्रेसिव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको मेरा ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, आपने अपने आंसर को चेक किया होगा। स्टूडेंट आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को फ्रेंड के बीच शेयर करेगा। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए।